दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है दृष्टि आईएएस टीचिंग क्लासेस में। मैं मनीष आप सभी का वेलकम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज आपकी पहली कक्षा है, पहली क्लास है और आप सभी को पता ही है कि ये आप सभी की जो क्लास है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रत्येक राज्य में वैसे और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जो ऐसे कैंडिडेट जो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं, एमफिल पीएचडी होते हैं, उनके लिए ये एक स्वर्णिम अवसर होता है और उनकी बहुत ही इच्छा होती है कि वो किसी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने और फिर वहाँ जिस भी विषय में वो हैं, ये तो सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी विषय में अपनी भूमिका अदा करें, जिससे लोगों की समाज के प्रति जो समझ है वो अच्छी विकसित हो सके। इसके अलावा ये एक बहुत ही शानदार जॉब भी है, बहुत ही शानदार नौकरी है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाती है, आर्थिक रूप से संपन्न भी करती है और एक राष्ट्र निर्माण में भी भूमिका निभाने में कहीं ना कहीं मदद करती है। दोस्तों एकेडमिक जगत के जो भी छात्र होते हैं, जो उसमें शोधार्थी होते हैं, जो कंपटीटर होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा अवसर रहता है जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम की घोषणा होती है या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के बारे में चर्चाएं चलने लगती हैं। तो लोग बड़ी गंभीरता से तैयारी करते हैं। इसी दिशा में हमारा संस्थान भी एक प्रयास कर रहा है कि हम बहुत व्यवस्थित ढंग से इस पे प्रिपरेशन करें, तैयारी कराएं। एक तो ये चीज। दूसरी बात यह है कि जब भी हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ये प्रयास रहता है कि हमारी जो परीक्षा है वो क्वालिफाई होने के लेवल पर रहे। क्योंकि ये हायर एजुकेशन का एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है और बहुत जरूरी एग्जाम है। तो इसमें जिन प्रयासों की हम बात आपसे कर रहे हैं, जिस असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, वो परीक्षा आपको बहुत ही गंभीरता से देनी है। और आप सभी को पता है कि हमें जो परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी परीक्षा जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, उसका पाठ्यक्रम क्या है, किस रेंज ऑफ थॉट से कमीशन प्रश्न पूछेगा। तो हम इस पहली कक्षा में, प्रथम कक्षा में पाठ्यक्रम या सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पीपीटी और तमाम माध्यमों का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको बाकायदा यूनिट के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि क्या क्या चीजें उसमें पढ़नी है। बड़ा इनलार्ज सिलेबस है, बड़ा डेप्थ सिलेबस बनाया गया है। 10 यूनिट रखी गई हैं टोटल। यूनिट 1 में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, उन पर हम सबसे पहले बात करेंगे। जैसे बेसिक सोशियोलॉजी कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन, समाज शास्त्र की मूल अवधारणाएं, और यही सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए, एवं संस्थाएं। भाई आप बड़े बड़े सिद्धांत पढ़ने लग जाएं पहले और आपको यही नहीं पता है कि समाज क्या होता है, समाज की विशेषताएं क्या होती हैं, समूह क्या होता है, संस्था क्या होता है, तो स्वाभाविक बात है कि वो एक हास्यास्पद चीज होगी। तो बड़ा स्पष्ट कहा गया कि हम इसमें क्या, सबसे पहला पॉइंट इसमें जो रखा गया इसकी सब कैटेगरी में, वो है सोशियोलॉजी डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप।
समाजशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। ये सबसे पहली चीज कि समाजशास्त्र की क्या परिभाषा है, क्या प्रकृति है, क्या क्षेत्र है। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। फिर इसमें समाजशास्त्र की जो अवधारणा है और उसके समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के बारे में बात पूछी गई है। इंग्लिश में, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है, ठीक है, उसके परिप्रेक्ष्य क्या है ना, अलग अलग डायमेंशन क्या है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, अलग अलग डायमेंशंस क्या है। फिर सामाजिक संरचना के बारे में पूछा गया है कि सामाजिक संरचना क्या होती है और वो कैसे काम करेगी। सामाजिक संरचना की जब बात हुई तो इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे इसका अर्थ, इसकी, ठीक, सामाजिक संरचना का क्षेत्र, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें परिस्थिति और भूमिका के बारे में ही आपसे पूछेगा। स्टेटस एंड रोल, ये परिस्थिति नहीं है, याद रखेगा, यूनिट 1 के अंदर ही चल रहे हैं। फिर सामाजिक संस्थाओं, फिर सामाजिक समूह के बारे में है, काफी विस्तृत है। सामाजिक समूह के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि सामाजिक समूह क्या होते हैं। तो इसमें प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, है ना, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह कूले का एवं द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह किसका है, मर्टन का है। यहां पर यह भी आपको पता चलता चलेगा आपके लिए कि किसने दी। जैसे सामाजिक समूह के बारे में होमन्स ने बहुत कुछ लिखा, अनौपचारिक समूह, अंतः समूह, बाह्य समूह, ये भी है। फिर है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं, ठीक, तो इसमें विवाह, परिवार, नातेदारी, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, शिक्षा, ये सब क्या है, सामाजिक संस्थाएं। इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें सामाजिक स्तरीकरण के भी बारे में पढ़ना है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है और उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसे डीएम होता है, फिर नीचे चपरासी होता है, तो एक हायरार्की काम करती है, वो चीज यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। फिर सामाजिक गतिशीलता क्या होता है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, इसके अर्थ और प्रकार, अर्थ और प्रकार, ऊर्ध्वगामी, है ना, इसमें जैसे पेट्रिम सोरोकिन वगैरह को, लिपसेट, बेनेडिक्ट, इन सबको ठीक से बताया जाएगा। फिर आता है समाजीकरण कि सामाजीकरण क्या होता है। सामाजीकरण क्या होता है, जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। कौन कौन से अभिकरण हैं जो हमें सिखाते हैं, परिवार, स्कूल इत्यादि, है ना, और इसके प्रकार क्या है, ये चीज आप समाजीकरण के अंतर्गत सीख पाओगे। फिर आता है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन, तो इसका अर्थ भी आपसे जानना है और इससे प्रकार भी आपसे पूछेगा। तो इसका बहुत ही व्यापक टॉपिक है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत भी आएंगे
जिन पर हम चर्चा करेंगे। फिर सामाजिक सुधार और सामाजिक आंदोलन। सामाजिक सुधार एवं सामाजिक आंदोलन। तो सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, है ना, जैसे छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, इत्यादि इत्यादि। सामाजिक सुधार में दयानंद, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ये सब कुछ, वेद समाज, इन सब के बारे में। फिर आता है यूनिट 2। अब सोचो इतना व्यापक तरीके से एक एक चीज आपको कराई जाएगी। यूनिट 2। यूनिट 2 क्या कहती है? यूनिट 2 है समाजशास्त्रीय सिद्धांत और उनके परिप्रेक्ष्य। यहां पर एक शब्द आया परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव, यानी नजरिया, कि किसी भी घटना को, किसी भी चीज को देखने का समाजशास्त्रियों का अपना क्या एक नजरिया है, क्या एक दृष्टिकोण है, वही चीज इसमें आपको पढ़नी है। तो इसमें जैसे संरचनात्मक जो चिंतक हैं, संरचनात्मक प्रकार्यवादी, इसमें पहला नाम आता है संरचनात्मक प्रकार्यवादी चिंतक। आपसे यह भी प्रश्न पूछ लेगा कि संरचनात्मक प्रकार्यवादी चिंतक हैं कौन, मतलब सिलेबस ही आपको प्रश्न देगा। तो जैसे रेडक्लिफ ब्राउन, है ना, नडेल, मेलिनोस्की, लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, लेवी स्ट्रॉस, है ना, एसएफ नडेल, ऐसे लोग आ गए। दूसरा आ जाएगा, और भी बहुत सारे जो है थिंकर आएंगे, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, जाफरी अलेक्जेंडर, अंतः क्रियावादी परिप्रेक्ष्य। इसमें मैक्स वेबर, आप सभी को पता है कि मैक्स वेबर जस्ट लाइक बुद्ध धर्म, है ना, तो ये आ जाएंगे। फिर प्रतीकात्मक अंतः क्रियावादी चिंतक, यूपी पीजीटी में हमने ये सब पढ़ा दिया है। प्रतीकात्मक अंतः क्रियावादी चिंतक, तो इसमें आता है नाम हर्बर्ट ब्लूमर और जी एच मीड का नाम आता है प्रतीकात्मक अंतः क्रियावादी में। फिर आता है संघर्षवादी चिंतक, संघर्षवादी चिंतक, इसमें कार्ल मार्क्स, कोजर, कॉलिंस, डेहरनडार्फ, एटीसी, ये सब संघर्ष को महत्व देने वाले चिंतक हैं, इनके बारे में आप पढ़ोगे। फिर प्रघटना शास्त्री और नृजाति विज्ञानी चिंतक, इसको भी वहां पढ़ा चुके हैं। प्रघटना शास्त्र एवं नृजाति विज्ञानी, ये जो थिंकिंग है ये व्यक्ति पर अध्ययन करती है, ये जो, ठीक है। तो इसमें अल्फ्रेड शुट्ज, गारफिंकल,
गॉफमैन। अगर आपको ये पता है कि इस थियरी से जुड़े चिंतक है तो यही आपका एक प्रश्न बनता है। ठीक है, फिर संरचनात्मकवादी, उत्तर आधुनिक, हेबरमास, गिडिंग्स। तो उत्तर संरचनावादी चिंतक आ जाएंगे, उत्तर संरचनावादी एवं उत्तर मार्क्सवादी। तो इसमें दरिदा, गिडिंग्स, है ना, ऐसे तमाम लोग आएंगे, बोर्दियू, हेबरमास। ऐसे तमाम चिंतक इसमें आएंगे। ठीक, याद रखिएगा, एक एक बिंदु बहुत स्पष्टता से आपको पता चलेगा। फिर आता तीसरा, यूनिट 3। व्याख्या तो पॉसिबल ही नहीं, पहली क्लास में तो हम यही बता पा रहे हैं कि क्या क्या इसमें है आपके। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च टेक्निक, अनुसंधान पद्धति शास्त्र, रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब इसमें बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ठीक, कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान क्या है, अर्थ वगैरह। फिर दूसरा है वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। ठीक है, फिर है वैकल्पिक या वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ पद्धति क्या होती है। फिर है क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म है, फिर उसके बाद हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात करेंगे। गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धति है कि क्या गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धति क्या होती है। ठीक, फिर हर्मेन्यूटिकल मेथड की बात करेंगे, सैंपलिंग क्या होती है, सर्वे क्या होता है। ठीक है, तुलनात्मक पद्धति क्या होती है, सैंपलिंग क्या होता है, सर्वेक्षण क्या होता है, रिसर्च डिजाइन क्या होती है, अनुसंधान प्रारूप क्या होता है। अनुसंधान प्रारूप क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होती, प्राकल्पना क्या होती है। ठीक, ये चीज भी इसमें आ रही है। फिर टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, तथ्य संकलन की पद्धतियां क्या हैं। भाई आप फील्ड पर जाओगे तो कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, तो इसमें अवलोकन एक पद्धति होती है, साक्षात्कार एक पद्धति होती है, अनुसूची एक पद्धति होती है। काफी डिटेल में सिलेबस बनाया है और ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, प्रश्नावली इत्यादि कि प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न पूछें। ठीक, फिर स्टैटिस्टिकल मेथड, मीन मीडियम मोड, सांख्यिकी पद्धति, जिसमें पहले आता है समांतर माध्य,
फिर आता है माध्यिका, और फिर आता है बहुलक। ये यूनिट 3 में आ जाते हैं। ठीक है, फिर यूनिट 4 आती है। यूनिट 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, समाजशास्त्र और विकास से जुड़ी है। तो सिलेबस काफी विहंगम है, खुद से हो पाना थोड़ा जटिल दिखाई देता है। तो इसमें जो चीजें हैं वो है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जैसे मानव विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत। जैसे पहली यूनिट है विकास का सिद्धांत, कि विकास का सिद्धांत भाई क्या क्या है। तो इसमें मानव का विकास, सामाजिक विकास, मानव का विकास, समाज का विकास, ये चीज शामिल है। इसमें सतत विकास भी आपको पढ़ना है। इसमें पर्यावरणीय विकास भी आता है, पर्यावरणीय विकास भी इसमें शामिल होता है, और सामाजिक आधुनिकीकरण से जुड़ी चीजें भी शामिल होती हैं। फिर साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं समाज, ये टॉपिक भी आपका है। वैश्वीकरण भी है, वैश्वीकरण भी इसमें आता है। फिर है वैश्वीकरण के बाद है इशू रिलेटेड डेवलपमेंट, विकास से संबंधित सिद्धांत। विकास से संबंधित सिद्धांत भी इसमें शामिल होते हैं। विस्थापन है, इशू रिलेटेड डिग्रेडेशन है ना, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय ह्रास और प्रदूषण, पर्यावरणीय ह्रास और प्रदूषण भी इसमें आएगा। और उसके बाद आता आईसीटी, यानी कि नेटवर्क और सोसाइटी। आईसीटी, नेटवर्क एंड सोसाइटी, थोड़ा कंप्यूटर और समाज के प्रभाव की बात यहां पर आएगी। ठीक है, तो ये चीज है। फिर यूनिट 4 आती है, यूनिट 5। यूनिट 5 जो अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करता है, यानी कि नगरीय और औद्योगिक समाज की बात करता है। नगरीय एवं औद्योगिक समाज की बात करता है। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द क्लासिकल इकोलॉजिकल ट्रेडिशन, अर्बन औद्योगिक समाज, अर्बन मतलब नगरीय
व औद्योगिक समाज, ये इसके पार्ट 1 में है। दूसरा अर्बनाइजेशन एंड अर्बन प्रॉब्लम, नगरीकरण और नगरों की चुनौतियां। नगरीकरण क्या होता है? नगर बनने की प्रक्रिया होती, जैसे लुई वर्थ वगैरह को इसमें पढ़ोगे। एवं नगरी चुनौतियां, भीड़ हल्ला प्रदूषण सब कुछ इसमें आएगा। फिर श्रम का विभाजन, नौकरशाही अलगाव, श्रम का विभाजन, जैसे दुर्खीम का इसमें पढ़ोगे, मार्क्स का पढ़ोगे। नौकरशाही, मैक्स वेबर और ब्लूमर की मैं इसमें मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। और फिर अलगाव, अलगाव कार्ल मार्क्स का इसमें मैं बताऊंगा। तो आप कंसेप्ट के साथ भी आपको पता चलता जा रहा है, ठीक है। फिर अगला है औद्योगिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज, कि औद्योगिकरण ने लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया है। फिर क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज में जैसे डेहरनडार्फ के बारे में यहां पर बात होगी, मार्क्स के बारे में बात होगी। औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष, तो यहां पर डेहरनडार्फ और कार्ल मार्क्स के बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, कि नगरीकरण और औद्योगिकरण की सीमाएं क्या हैं। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की सीमाएं क्या है। तो ये चीज भी आपको यहां से पता चल पाएगी कि ये चीज आपके कोर्स में है। फिर यूनिट 6 आता है, ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटी के बारे में बात होती, ठीक है। जनजाति और ग्रामीण समाज के बारे में, जनजाति और ग्रामीण समाज के बारे में यहां पर आपसे बात होगी कि जनजाति समाज क्या होते हैं, ग्रामीण समाज क्या होते हैं। तो ट्राइबल किसे कहते हैं उसके अर्थ को हम यहां समझेंगे। मीनिंग ऑफ ट्राइबल, जनजाति का अर्थ, तो जनरली जनजाति हम किसे बोलते हैं? जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं होते, समाज से बाहर रहते हैं। फिर कैसे उनका विकास किया जाए, उस पर तमाम अध्ययन है। जनजाति विकास, तो उस पर बात होगी। जनजाति विकास पर हम घुरिये से शुरू करेंगे और वर्जीनिया साशा तक बढ़ाएंगे आपको। फिर जनजाति अध्ययन तमाम है, विवाह कैसे होता है, कैसे रहते हैं, उनके बारे में विस्तार से बात होगी, ठीक है। तो ग्रामीण समाज का अध्ययन, ग्रामीण समाज का अध्ययन एवं अप्रोच का मतलब होता है
आप कह सकते हो कि विचार या अप्रोच का मतलब होता है कि किसी चीज घटना को किसी एक नजरिए से देखने का तरीका। या कोई विचारधारा। फिर रूरल और अर्बन डिफरेंसेस, कि ग्रामीण और नगरीय समाज में क्या अंतर है। तो इसे सोरोकिन वगैरह को यहां पर देखेंगे, ग्रामीण एवं नगरीय समाज में अंतर। भाई ग्रामीण समाज जैसे सोरोकिन और जिमरमैन ने 6-7 तरीके इसके बताए हैं, उन सब की बात होगी। फिर है पीजेंट एंड विलेज स्टडीज, यानी कि कृषक और ग्रामीण अध्ययन। कि कृषक और ग्रामीण अध्ययन क्या है और कैसे काम करते हैं। फिर है एग्रेरियन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कृषक संस्थाएं। कृषक संस्थाएं। फिर है कास्ट और जजमानी सिस्टम, यानी जाति और जजमानी व्यवस्था। तो जाति कहां से आई, कैसे आई, सब बताएंगे। जाति के सिद्धांत, जाति एवं जजमानी व्यवस्था। जाति और जजमानी व्यवस्था, विलियम बाइजर, ऑस्कर लेविस, है ना। जाति ग्रेशिया डेरोइटा ने दिया 1665 में। व्यवसायिक सिद्धांत, प्रजाति सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, है ना। ऐसे तमाम जो है थियरीज जो इनके बारे में डेवलप है वो होगा। फिर आता है लैंड ऑनरशिप एंड इट्स टाइप। भूमि अधिकार या एवं प्रकार। तो बेसिकली इसमें जमींदारी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर है लैंड ऑनरशिप, फिर उसके बाद पंचायती राज, फिर है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज में वही 73वां संविधान संशोधन। और फिर आता है इसमें नवा पॉइंट, जिसे बोलते हैं एग्रेरियन अनरेस्ट, कृषक आंदोलन, कृषक आंदोलन एवं कृषक असंतोष। ठीक, तो ये चीजें यहां पर आती है यूनिट 6। अब बात करते हैं यूनिट 7 के बारे में, कि यूनिट 7 क्या कहती है। क्राइम, पॉपुलेशन एंड जेंडर इशू के बारे में बात करती है। अपराध, जनसंख्या और लैंगिक मुद्दे। अपराध, जनसंख्या एवं लैंगिक मुद्दे। ठीक है, ये इस टॉपिक में आएगा, अपराध, जनसंख्या और लैंगिक मुद्दे, यूनिट 7। तो मीनिंग एंड थेरी एंड क्राइम एंड पनिशमेंट, तो इसमें बहुत सारे सेठ, नाव, जाने क्या क्या, लंबरोसो, सब कुछ पढ़ा देंगे। अपराध, अर्थ एवं प्रकार, तो ये पहला टॉपिक। फिर क्राइम एंड डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी बोलते हैं बाल अपराध। अपराध और बाल अपराध क्या होता है।
उसको चाइल्ड डेलिक्वेंसी बोलते हैं, क्या क्राइम डेलिक्वेंसी भी बोलते हैं। फिर विचलन क्या होता है, विचलन अपराध, और एक चीज और होती है विचलन, डेविएंस एंड फॉर्म्स, विचलन और उसके प्रकार। बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है, पर विस्तृत है काफी, तो इस पर हम लोग पूरा काम करेंगे। फिर बहुत चीजें आती हैं। फिर है श्वेत वसन अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम, आपको पता ही है, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। श्वेत वसन अपराध जो डॉक्टर इंजीनियर करते हैं, इसमें किसी की हत्या ना करके खूब पैसा कमाओ। फिर अब भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद जो आपको बॉलीवुड में दिखाई देता है, सभी जगह है, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। फिर है साइबर क्राइम, आतंकवाद, आतंकवाद, साइबर अपराध आ जाता है। फिर है प्रॉब्लम ऑफ प्रमोशन, पैरोल, ठीक है, प्रोबेशन एवं पैरोल, जिस पर कुछ लोग अच्छा काम करते हैं जेल में तो छूट कर आते हैं कुछ समय के लिए। फिर है कंसेप्ट ऑफ फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और माइग्रेशन, जन्म दर, मृत्यु दर, की अवधारणा एवं प्रवासन, माइग्रेशन क्या होता है, ये यहां पर आपके कोर्स में। फिर है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, तो माल्थस का सिद्धांत यहां पर देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, उसकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। क्या बताता है, जनसंख्या बीजगणितीय क्रम में बढ़ती है, संसाधन 1 2 3 4 अंकगणितीय क्रम में बढ़ते हैं। फिर है जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्शन, लिंग और सामाजिक निर्माण, पितृसत्तात्मा, मातृसत्तात्मकता, पितृसत्ता, मातृसत्ता इत्यादि। फिर आती यूनिट 8, यूनिट 8, यूनिट 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, इन्वायरमेंट और सोसाइटी, पर्यावरण एवं समाज की बात करता है। तो इसमें सोशल इकोलॉजी, सामाजिक पारिस्थितिकी क्या होती है, उसके बारे में बात होती है। फिर इंडिजिनस नॉलेज क्या होती है, मतलब देशीय सिद्धांत कैसे हम बेहतर करने के रहे हैं, देशीय ज्ञान क्या होता है पर्यावरण को बनाए रखने का, जो हमारे देश में लागू रहता था। फिर जेंडर एंड एनवायरनमेंट, लिंग और पर्यावरण, तो इसमें जैसे तमाम पर्यावरणीय आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने भूमिका निभाई, उनके बारे में यहां पर बात होगी। फिर डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, तो विकास के कारण विस्थापन जो होता है कि कहीं बांध बनता है तो बहुत सारे हजारों लोग वहां से क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं, और विकास भी वहां पर होता है उनका। फिर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय पुनर्वास,
या पर्यावरणीय जो क्षति होती है, पर्यावरणीय जो क्षति होती है वो यहां पर आती है। फिर है पर्यावरणीय प्रदूषण और पर्यावरणीय आंदोलन। पर्यावरणीय प्रदूषण भी इसमें आएगा और पर्यावरणीय आंदोलन भी इसमें आएगा। ठीक, ये आपका है यूनिट 8। क्लियर? सिलेबस काफी व्यापक है तो आज समझाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, परंतु अगली कक्षा में हम इसकी विस्तृत व्याख्या आपके साथ करेंगे। फिर है इंडियन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिट 9, भारतीय समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, जिसके जनक है जीएस घुरिये। भारतीय समाजशास्त्र के जनक है जीएस घुरिये। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक नजरिया, समाज को देखने, सामाजिक समस्याओं को देखने का एक दृष्टिकोण जिससे हम समाज की व्याख्या करते हैं। तो भारतीय समाज का परिप्रेक्ष्य पहला इसमें यूनिट है, जिसको भारत विद्या उपागम भी बोलते हैं। भारतीय समाज का परिप्रेक्ष्य, जिसको हम भारतीय विद्या उपागम भी कहते हैं। दूसरा है कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक, रिलीजन एंड ट्राइबल, लैंगिक जो विविधता है, लैंगिक विविधता है, और क्या क्या चीजें शामिल है, और शामिल है धार्मिक, भाषाई, जनजातीय, धार्मिक है, भाषाई है, जनजाति इत्यादि, है ना। फिर इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, भारत विद्या उपागम आएगा। तो भारत विद्या उपागम में जीएस घुरिये आएंगे। भारतीय विद्या उपागम, इसमें नाम आता है जीएस घुरिये का, जिनको जनक बोला जाता है। लुई ड्यूमो को, लुई ड्यूमोंट का, तो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य। संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य यानी कि किसी घटना को अच्छे नजरिए से देखना, सकारात्मक नजरिए से देखना इसमें शामिल होता है। तो इसमें आएंगे एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे। एम एन श्रीनिवास जो घुरिये के शिष्य थे, एस सी दुबे। फिर आता है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। जिसमें डीपी मुखर्जी,
और AR देसाई शामिल है। DP मुखर्जी और AR देसाई शामिल है। फिर एक आता दलितवादी परिप्रेक्ष्य आता है, जिसमें अंबेडकर और हार्डीमैन है, कि दलितों के उत्थान की बात करते हैं। दलितवादी परिप्रेक्ष्य, इसमें कौन है? अंबेडकर और हार्डीमैन, जो फीडिंग द बनिया, ये सब की उनकी बुक है। अंबेडकर पता ही सोशल जस्टिस, इनहेलेशन ऑफ कास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर बात करते हैं। फिर अगला है सोशियोलॉजी इन इंडियन सोशियोलॉजी, और है इंडिजनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी। नेट का टॉपिक उठा रखा है। भारत में समाजशास्त्र और है समाजशास्त्र का भारतीयकरण। क्योंकि हमारे यहां का जो समाजशास्त्र है वो ज्यादातर पश्चिमी समाजशास्त्र है, पश्चिम के नजरिए से देखने की एक आदत विकसित रही है हमारे समाज में, उसको दूर करने का तरीका है कि अगर हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, भारतीय संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो उसको हम यार भारत के संदर्भ में समझें तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर समकालीन समाजशास्त्री विवाद, यूनिट 10, अंतिम यूनिट। हमें तो लग रहा था पूरा मैं व्याख्या ही नहीं कर पाऊंगा। फिर एक कंटेम्परेरी डिबेट्स इन सोशियोलॉजी, वो इस वजह से चूंकि बहुत चीजें उनको ट्रांसलेट करते हुए बता रहे हैं। समाजशास्त्र में समकालीन चर्चाएं, समकालीन मुद्दे जिन पर खूब आजकल इंटेलिजेंसिया में बात होती है, जिसे डिबेट्स ऑन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन सोसाइटी, कि भारतीय समाज क्या आधुनिक हो गया है, इसको लेकर बहुत डिबेट है। तो इसमें DP मुखर्जी हो गए, योगेन सिंह हो गए, ऐसे तमाम समाजशास्त्री पढ़ेंगे। डिबेट्स ऑन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडिया। भारत में परंपराओं एवं आधुनिकता के बीच विवाद। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें ऐसे तमाम आप थिंकर्स को पढ़ोगे समझोगे। फिर इशू ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के मुद्दे, कि कैसे देश को हम बेहतर करें। राष्ट्र निर्माण के मुद्दे, इसमें आएगा फंडामेंटलिज्म, सेकुलरिज्म, ठीक है। इसमें आएगा कट्टरपंथ, इसमें आएगी धर्मनिरपेक्षता, ठीक, धर्मनिरपेक्षता भी इसके अंतर्गत आता है। इसमें आएगा बहुलवाद, ठीक है, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण। कि बहुलवाद कैसे राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता है। जैसे हमारे देश में क्या बहुलवाद है, बहुत सी जातियों धर्मों के लोग हैं। फिर है राष्ट्र निर्माण, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण, ठीक है।
फिर अगला टॉपिक है इसी में लोकतंत्र, नागरिकता और सिविल सोसाइटी। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए जनता का शासन। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक चर्चा की गई, संविधान के भाग 2 में है, ब्रिटेन से लिया गया है। और सिविल सोसाइटी मतलब नागरिक समाज। यह समाज का सबसे पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय समाज होता है, जिसको समाज की बेसिकली चिंता रहती है कि यार समाज किस दिशा में जा रहा है। फिर है एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी, नृजातीयता और पहचान। एथनिसिटी का मतलब होता है कि समाज की ये जनजाति नहीं होते हैं, समाज के मुख्य धारा में शामिल होते हैं, परंतु उनका एक अपना तरीका होता है। जैसे आपने ट्राइबल उनको देखा होगा, तिब्बती लोगों को देखा होगा, कैसे स्कूटर में पीछे चीजें बांधे रहते हैं। फिर है चैलेंजेस ऑफ एलपीजी। ये जो एलपीजी लिखा है वो है उदारीकरण, जो 1991 में आया था। उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण की चुनौतियां। फिर आता है कंटेम्पररी मूवमेंट इन इंडिया, समकालीन समाज में आंदोलन या भारत में समकालीन आंदोलन। तो जैसे आजकल किसान आंदोलन चल रहे हैं, है ना, तो वो सारी चीजें हैं। जैसे महिला अधिकारों से जुड़े आंदोलन चल रहे हैं, उन सब की बात यहां पर होती है। तो मैं आप सभी को कहना ये चाह रहा कि बहुत सारी चीजें हैं, यूनिट हैं, बहुत सारी यूनिट हैं, इन पर हम लोग बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी विषय का योग एग्जाम, पूरी पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा मैंने आपको की है कि यूनिट 1 में क्या क्या चीजें हैं, आपको उनको पढ़ना है। 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 टॉपिक हैं इसमें। फिर यूनिट 2 में आ जाइए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट उसमें है, सब यूनिट। फिर यूनिट 3 में अनुसंधान पद्धति शास्त्र, 7 टॉपिक इसमें है। फिर यूनिट 4 में आएंगे तो यूनिट 4 में 7 टॉपिक उसमें है। यूनिट 5 में 8 टॉपिक हैं। यूनिट 6 में फिर 7, 8, 9 टॉपिक हैं। यूनिट 7 में 6 टॉपिक हैं, ये इनफैक्ट 7 टॉपिक हैं, क्योंकि ये भी आ जाता है। फिर यूनिट 8 में 1, 2, 3 टॉपिक हैं। यूनिट 9 में 1, 2, 3, 4, 7 टॉपिक हैं। और अंत में आता है यूनिट 10 एज वेल एज 6-7 टॉपिक इसमें भी हैं। तो काफी विस्तृत पाठ्यक्रम है, काफी संश्लेषित पाठ्यक्रम है और बहुत ही शानदार पाठ्यक्रम है। आपको आपकी परीक्षा सफल बनाने में दृष्टि आईएएस पे मैं आपके लिए कल से कक्षाएं पूरी प्रॉपर तरीके से टॉपिक टू टॉपिक शुरू करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग शानदार तरीके से उनको एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो आज पाठ्यक्रम परिचर्चा आपको स्पष्ट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।